पुराना वर्ल्ड के सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नया वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर हर तरफ क्योस फैला हुआ है। वो क्योस कई बारी हेल्थ वजह से फैल चुका है, कई बारी वॉर की वजह से फैल चुका है, कई बारी नए सिस्टम्स क्रिएट होने के लिए जो इकोनॉमिक चेंजेस हो रही हैं उसके लिए फैल चुका है, कई बारी सप्लाई चेन की वजह से फैल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कारण बदलते जा रहे हैं पर पूरा वर्ल्ड एक क्योस में है। इस क्योस के अंदर अगर थोड़ी अवेयरनेस हो जाए, थोड़ी वार्निंग हो जाए, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, थोड़ा हम तैयारी कर लें तो हम उसको थोड़ा बेटर नेविगेट कर लेते हैं। और काफी जो ये चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर आगे और क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो पहले हुआ है वो सारा अप्रत्याशित था, अनलेस आपने बहुत ध्यान दिया हो और कुछ आपने प्रिडिक्शंस, कुछ आपने समझा हो कि वर्ल्ड किस दौर में जा रहा है और अब आगे क्या होना है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उस सबको डिस्कस करने के लिए संकट के समय में हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्ल्ड प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। थैंक यू प्रशांत जी फॉर ज्वाइनिंग। भंडारी साहब नमस्कार एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो पहले तो ये पूरा जो वर्ल्ड एकदम से क्योस में हुआ रीजन, जैसे मैंने बोला, बदली जा रहे हैं, तो आप कितनी देर ये क्योस और देख रहे हैं, कितनी देर ये चेंजेस देख रहे हैं? मैं ब्रॉड से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि हर जो वर्ल्ड का क्योस होता है वो अंत में भारत तो पहुंचता है, भारत को अफेक्ट करता ही है। भंडारी साहब, ज्योतिष की प्रेडिक्शन तो मैं देता रहता हूँ, वो भी दूंगा साथ में। आज उसी के साथ कड़ियों को भी जोड़ेंगे, लेकिन मुझे वो एक चाणक्य नीति का एक डायलॉग याद है कि जब आपको बड़े युद्ध जीतने होते हैं तो कई बार आपको 4 कदम पीछे भी आना पड़ता है। और ये जो भी हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी बन रही है, मुझे याद है आज से मैंने 7 वर्ष पहले प्रेडिक्शन की थी कि 2031 में भारत सुपर पावर बनेगा और समस्याएं भी हमारे लिए बड़े लेवल पर खड़ी होती जा रही हैं। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि गोल्ड मत लीजिए, 9% का अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, डीजल पेट्रोल कम करने के लिए कहा गया है। थोड़ी सी एक पैनिक सिचुएशन भी भारतीयों के बीच में कहीं ना कहीं आ ही गई है। तो ये वही बात है कि 4 कदम हमें पीछे आना पड़ेगा अगर हमें सुपर पावर बनना है। और जैसे आपने भी कहा भंडारी साहब कि कहीं ना कहीं जब भी दुनिया में कुछ ना कुछ होता है तो भारत उसका सेंटर बन ही जाता है। लेकिन इस बार भारत सेंटर बनेगा तो इसके, वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, तो ऐसा होने वाला है। रही बात 2026 की, तो भंडारी साहब पहले भी आपके चैनल में आपने मुझे बुलाया था तो मैंने कहा भी था कि बहुत ही टफ ईयर जाने वाला है। इसके बाद 2027, 28 डिफिकल्टीज बड़े पैमाने पर होने वाली हैं। अभी कीमतें तेल की और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, भारत में भी फूड की कीमतें बढ़ेंगी, फर्टिलाइजर्स बहुत आगे निकल जाएंगे। डिफेंस के बारे में लास्ट टाइम आप ही ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि डिफेंस सेक्टर 3 से 4 गुना विद इन ए ईयर और 1.5 साल के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब डेफिनेटली आज के समय में लोग डिस्टर्ब भी हैं कि डॉलर 96 पॉइंट समथिंग पहुंच चुका है। तो लोगों के क्वेश्चंस ये भी हैं हमारी करंट गवर्नमेंट से कि भाई आप कर क्या रहे हो। अगेन वही बात है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अगेन भंडारी साहब वही बात हुई ना कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो 4 कदम पीछे भी आना पड़ेगा। कई लोगों को हमारी ये जो बातें हैं सही नहीं लगेंगी, लेकिन आप देखते चले जाइएगा 2031 तक जिस डॉलर के दम पर यूएसए पूरी दुनिया को आंखें दिखाता है, पूरी दुनिया का थानेदार बना हुआ है, यही डॉलर कहीं ना कहीं भारत के 1 रुपए के बराबर आसपास पहुंचने की तैयारी में होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये भी कहना मुनासिब होगा यहाँ पर कि कहीं 1 रुपया $7 के आसपास कहीं आपस में मैचिंग ना हो जाए। तो नियर बाई रेशो आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चेंज आपने बड़ा है। बहुत स्टनिंग बात बोली है क्योंकि इस समय सारे परेशान हैं। जो 96 हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 पहुंचने वाला है। और उससे एनआरआईज जो अपने भी क्लाइंट्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं भाई इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करें, हम जो भी करते हैं 70 रुपए था 2021 में, यहाँ पे बड़ा भी प्रॉपर्टी का दाम, पर हमारा पैसा हो गया तो इफेक्टिवली डॉलर टर्म्स में वी हैव लॉस्ट मनी। आप इतने डिफिकल्ट टाइम पे आप बोल रहे हैं कि रुपी स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रेंथन में भी आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा कंपेयर टू डॉलर टर्म्स में बात करें हम तो। भंडारी साहब क्या होता है ना, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कोई प्रेडिक्शंस करते हैं तो लोगों को हमारी बातें बाद में समझ आती हैं। मुझे अभी भी याद है मैंने
31 दिसंबर को कुछ वीडियोस दिए थे हमारे चैनल में। तब मैंने कहा था कि जनवरी एंड में गोल्ड सिल्वर की कीमतें आसमान छुएंगी। गोल्ड 2 लाख के आसपास पहुंचने की तैयारी में होगा एंड सिल्वर ऑलमोस्ट 4 लाख। और वो एक सही समय होगा, एग्जिट का समय। और कई लोग बनेंगे भी और कई लोग बर्बाद भी होंगे। तो आप सोचिए 30 जनवरी 2026 का वो दिन जब रैली आई थी गोल्ड सिल्वर में, और जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी मैच हुई थी। गोल्ड आपका 1,93,000 तक चला गया था, सिल्वर 4.5 लाख तक पहुंच गई थी। और कई लोगों ने उसी समय गोल्ड सिल्वर को बाय भी किया था। उन्हें लगा था कि पता नहीं अभी शायद गोल्ड सिल्वर कभी मिलेंगे नहीं, और जो समझदार थे उन्होंने बेच के पैसा बना भी लिया था। सिमिलरली, ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, पुरानी कड़ियां उन लोगों के लिए जिनके पास अभी डॉलर हैं, जिन्होंने डॉलर्स को दबा के रखा है, कि अगर अभी 96 रुपए मिल रहे हैं, अगर रुकना है 2-4 रुपए और बढ़ाने हैं, 100 रुपए, 101 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है कि डॉलर 100 रुपए तक टच कर जाए। तो अगर कहीं आपको इस रैली का फायदा मिलता है, ले लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में इस रैली का लाभ आप उठा ना पाए, क्योंकि मोदी जी कोई बहुत ही पॉलिटिकल चाल चलने वाले हैं। भारत में अभी जो दशा चल रही है, मंगल महादशा में राहु का अंतर, सूर्य के नक्षत्र का, कृतिका का, अब मोदी जी बैठेंगे तो नहीं आराम से, और राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा। चाहे वो इल्यूजन हम अपने लिए क्रिएट करें, शैडो, या पूरी दुनिया के लिए क्रिएट करें, तो मोदी जी कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकल चाल जरूर चलेंगे जिससे कि डॉलर गिरेगा। तो कई चीजों की रैली आती है तो उसमें फायदा उठा लेना चाहिए। और आपने बात सही कही कि आज भी कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि रुपया गिर रहा है। और आज भी हमारे कुछ ऐसे भारतीय हैं जो हमारी स्टॉक मार्केट से अपने पोर्टफोलियो क्लोज करके यूएसए की मार्केट में पोर्टफोलियो खोल रहे हैं। और ये आपका जो वीडियो है ये गवाह बनेगा आने वाले टाइम में। लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, रिपेंटेंस भी होगा कि काश उन्होंने हमारी बात मान ली होती, सुन लिया होता, समझ भी लिया होता। क्योंकि कई लोग सुनते हैं, समझते नहीं हैं और मानते नहीं हैं। और तब यही लोग हैं जब इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, जब डॉलर धड़ाम से नीचे गिरेगा, रुपया मजबूत होगा, पोर्टफोलियो इनके नीचे गिरेंगे। यूएसए की टॉप 50 कंपनीज जिनके ऊपर यूएसए खड़ा है, जब उनके शेयर 70 से 80% गिरेंगे, तब ऐसे लोगों को हमारी ये जो ज्योतिषीय प्रेडिक्शन है, जो आधार है मंडेन एस्ट्रोलॉजी का, तब वो याद आएंगी। जो आपने कहा इसके अंदर मैं इकोनॉमी एक बात जोड़ूंगा, पैनिक क्रिएशन का, क्योंकि आप लोगों को एक काम वे दे रहे हैं कि एक जर्नी है, कामली जाना है, और उसमें है पैनिक का एक एग्जांपल ये आया कि पहली बार ही भारत के प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करना पड़ा। एक बड़ा बिजनेस चैनल है, वो कहता है कि अगर हम विदेश जाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। बहुत ये न्यूज वायरल होती है, हर जगह से फोन आते हैं, मुझे भी आए कि भाई क्या हो रहा है, अब हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस पे हिस्ट्री में शायद 12 साल में पहली बार ही प्रधानमंत्री एक मीडिया चैनल को ट्वीट को रीट्वीट करके बोलते हैं बिल्कुल फेक न्यूज है। तो ये मार्केट्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, किसी भी चीज जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या देखते हैं, ये पैनिक एक इकोनॉमी भी क्रिएट होगी, और ये बड़ा एक नया संकट है। लोगों को डरा डरा के मार्केट मैनिपुलेशंस की बातें तो खैर जांच एजेंसी को करनी है, बट ये सब भी हो सकता है। ये जो आप बातें बता रहे हैं, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो राहु का अभी अंतर चला हुआ है, 17 जनवरी 2027 तक ये चलेगा। तो पैनिक सिचुएशन बिल्कुल होगी, लोग अफवाहों में आएंगे, नुकसान करवाएंगे। तो कई लोग अपना नुकसान भी करवाएंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि किसी का नुकसान होगा तो किसी का तो फायदा भी होगा। कुछ लोग इन्हीं अफवाहों का फायदा भी उठाएंगे, भंडारी साहब। बोथ वेज चलेगा, पर वही पूरा क्योस का एक हिस्सा चल रहा है। अब मैं थोड़ा पहले वॉर पे आना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वर्ल्ड में वॉर चल रही है, चाहे वो यूएस ईरान की हो, अभी यूएस प्रेसिडेंट ताइवान जाते हैं, सॉरी चाइना जाते हैं, तो वहां पे जी जिनपिंग बोलते हैं ताइवान एक मेन मुद्दा है, ताइवान पे यूएस की पॉलिसी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ब्रॉडली क्या आप और जंग्स देख रहे हैं इस साल, और रियल टाइम वॉर देख रहे हैं, या ये जो होना था साल के पहले साल वही वाज द बेसिक जो वॉर थी, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स? भंडारी साहब, अभी तो ये ट्रेलर था जो भी ईरान और यूएस से इजराइल के बीच में हुआ, और जिसमें कि इन्होंने यूएई को भी साथ में ही लपेट लिया। क्योंकि
ये जितने अटैक इजराइल के ऊपर नहीं हुए हैं उससे ज्यादा यूएई के ऊपर हुए हैं। रही बात ट्रंप का चाइना जाना, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल की बात आती है तो ट्रंप का तो नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रंप ग्लोबल नीतियों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। आज वो अगर चाइना गए हैं तो उनका एक स्ट्रेटेजिकल मूव है। मैं ताइवान की कुंडली भी देख रहा था, चाइना की भी कुंडली देख रहा था। ताइवान के लिए समय खराब है, एक इंडिकेशन है, स्ट्रेटेजिकल मूव है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएसए कुछ नहीं कहेगा। अब सिमिलरली अभी रशिया इसके बाद अटैक बढ़ाता चला जाएगा यूक्रेन में, यूक्रेन के हिस्से को और कब्जाता चला जाएगा, कैप्चर करता चला जाएगा। तो भंडारी साहब युद्ध नहीं रुकेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल जाएगा या अभी खुल गया है, अभी तो ऑयल आना शुरू हो गया, ये फिर बाधित होगा, फिर परेशानियां आएंगी और युद्धों के नए नए मोर्चे खुलते चले जाएंगे। और अगर हम ईरान की बात देखें तो ईरान इस युद्ध में ईरान की हार होगी, लेकिन ईरान हारते हारते भी यूएसए को परेशान करके जाएगा, यूएसए के डॉलर को परेशान करके जाएगा। डी डॉलराइजेशन में ईरान का भी बहुत बड़ा हाथ देखा जाएगा। मैं मानता हूं कि ईरान युद्ध नहीं जीत पाएगा, वहां पे कल्चरल चेंजेस भी बाद में आएंगे, लेकिन ईरान युद्ध का सेंटर बनेगा। और विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं ना कहीं ईरान से हो भी चुकी है और ये युद्ध नहीं रुकेगा ईरान के साथ इनका, और लंबे समय तक चलेगा भी। जी, आपने चाइना की कुंडली की बात की और मुझे चाइना हमेशा फैसिनेट करता है फॉर अ रीजन के ज्योग्राफिकली रेयर ही हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि दो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स एक साथ हैं। मिडीवियल टाइम में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप ऐसा कह सकते थे, तो चाइना इज भारत के लिए एक डोमिनेंट सिचुएशन होने लगी है। तो चाइना की कुंडली में आप क्या देख रहे हैं आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो? चाइना की कुंडली में दिखाई दे रहा है कि चाइना ने बहुत लंबे समय से कोई युद्ध नहीं किया है, और चाइना ये बात अलग है कि हमारे कुछ राजनीतिज्ञों की गलतियां रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम अपना 28,000 किलोमीटर एरिया हार गए थे, और अक्साई चीन वगैरह। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने वाला है, तैयारी चल रही है चाइना की। चाइना विस्तारवादी नीति में आगे बढ़ेगा, एक्सपेंशन करेगा, एंड अपना प्रभुत्व भी बढ़ाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी, भारत के लिए भी। एक कहते हैं ना छापा मार युद्ध, जिसमें कि अटैक नहीं भी करना है, करना भी है, स्ट्रेस देना है, स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेस। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को खराब करवाने की कोशिशें करेगा, लेकिन वो युद्ध कहीं और लड़ेगा, यहाँ स्ट्रेस देगा। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, आप स्ट्रेस कहीं और देंगे, स्ट्रेटजी कहीं और चलेंगे कि यहाँ कुछ करने वाले हैं, लेकिन कहीं और अटैक कर चुके होंगे आप उसी समय में। तो चाइना इस तरह से अटैक करेगा, ये चाइना की कुंडली में दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले 5-7 वर्षों में चाइना में भी विघटन होता हुआ नजर आ रहा है, वहां के ही लोग विघटन के लिए आगे बढ़ेंगे। भंडारी साहब, एक वीडियो दिया था मैंने हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में तिब्बत के बारे में, 2020 की बात है ये, जब ये कोविड सिचुएशन आई थी, तब मैंने कहा था कि तिब्बत जो हिस्सा है जो चाइना ने कब्जा किया था ये अलग हो जाएगा। तो मैंने ये योग भी दिखाए थे कि 2024-25 में ऐसे योग बनेंगे, जो कि समय डेफिनेटली जा चुका है, जिसमें कोई स्ट्रेटेजिकल मूव आएगा, तिब्बत अलग होने की तैयारी पर होगा और तिब्बत बिल्कुल अलग होगा। तो देखिए चाइना एक तरफ युद्ध जीतेगा, ताइवान को कब्जे में भी लेगा बीच में, लेकिन बाद में विघटन की तरफ भी बढ़ेगा। तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि 2031 में भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उस समय भारत की कुंडली में दशा छिद्रम चल रही होगी और राहु की महादशा आने की तैयारी भी होगी, और मंगल का अंतिम अंतर चल रहा होगा, महादशा में अंतरदशा जो चल रही होगी। तो वो समय होगा भारत के सुपर पावर बनने का। तो डेफिनेटली अगर सुपर पावर भारत बनेगा तो कोई ना कोई तो गिरेगा, किसी की बिकटें तो गिरेंगी। रही बात यूएसए की, तो यूएसए की बिकटें तो 2 साल में आप देखिए, यूएसए का जो डाउनफॉल होगा, यूएसए वैसे हो जाएगा जैसे कभी यूनाइटेड किंगडम बहुत पावरफुल हुआ करती थी, और यूएस से वैसे ही कहीं ना कहीं नजर आएगा यूके की तरह, एकदम शांत बैठा हुआ साइड में।
डॉलराइजेशन, डॉलर की कीमतें कम, नीचे की तरफ लुढ़का हुआ। एंड उसके बाद सबसे बड़ी नजर होगी दुनिया की रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया अभी बढ़ेगा, पावरफुल होगा। रशिया और भारत के बीच में आने वाले समय में युद्ध संधि के भी योग बने हुए हैं, जो कि भारत की कुंडली में भी योग बना है कि ये जो मूव है युद्ध संधि का, नवंबर 2026 के आसपास योग बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवंबर 2026 में भारत और रशिया के बीच में युद्ध संधि हो ही जाएगी। एक स्ट्रेटेजिकल मूव होना शुरू होगा कि दोनों कंट्रीज का ऐसा एक समझौता होगा कि भाई अभी साथ में फिर खड़े होना पड़ेगा। तो आने वाले समय में रशिया और भारत ये सुपर पावर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें भारत नंबर 1 पे खड़ा होगा, रशिया नंबर 2 पे खड़ा होगा। और दुनिया में जब भी कोई बड़े डिसीजन लिए जाएंगे तो भारत की जब तक हामी नहीं होगी, स्टैंप नहीं लगेगी, तब तक उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि भारत में जो हमारे आज भी सरकारी विभाग हैं, जो फाइलें खिसकती हैं आगे, और वहां पे जो अंडर टेबल जो दिया जाता है, इसको बंद किया जाए, तभी बन पाएंगे सुपर पावर। और इसके लिए जो जेनजीज, जो नई जनरेशन आ रही है, शायद कोई चेंज लाए, इस रिश्वतखोरी को बंद करे। अदरवाइज ये सपने ही रह जाएंगे हमारे सुपर पावर बनने के। नहीं, ये तो है। मैं अभी मैं इस सुपर पावर और करप्शन पे आऊंगा, पर आप खुद ही दो बातें जो बोल रहे हैं जो मुझे थोड़ी अलग दिशा की लगी। एक तरफ आप जी। कह रहे हैं ताइवान के ऊपर चाइना हमला करेगा एंड ब्रॉडली जीतेगा, दूसरी तरफ यस। वो जीतेगा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं विभाजन के भी संकेत हैं, तिब्बत भी आ रहा है। तो ये दोनों चीजें थोड़ी एकदम, एक मेक इट अ सुपर पावर, एक मेक इट अ लेसर पावर, तो दोनों एक साथ उसकी कुंडली में, मतलब किस तरह, मुझे समझ नहीं आया। जी थोड़ा हाँ, इसको अगर बिल्कुल। आप एलाबोरेट करें। देखिए, कई बार योग ऐसे भी होते हैं कि कई बार आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। ताइवान को आप मर्ज कर लेंगे, उसके बाद हांगकांग में आंदोलन भी शुरू होंगे बाद में। हांगकांग अलग करने की कोशिश करेगा, तिब्बत उसके बाद अपना आंदोलन करेगा, एंड उसके बाद कुछ पुराने जो क्षेत्र जो जुड़े हुए थे वो फिर से आंदोलन करेंगे। तो चाइना में ये आंदोलन 2028 के आसपास से शुरू हो जाएंगे, एंड इसके बाद धीरे धीरे चाइना विघटन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ताइवान के लिए मुश्किलें अभी आने वाली हैं इमीडिएटली। जो आप ये करप्शन का आपने बोला, मुझे बड़ा फैसिनेट लगा। अभी कहीं रेड पड़ी है कोई कमर्शियल इंस्पेक्टर के ऊपर और 10 करोड़ घर से कैश निकल रहा है, 3 करोड़ कहीं और से निकल रहा है, 13 करोड़ आपको एक इंस्पेक्टर लेवल, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल, विच इज नॉट इवन अ वेरी हाई लेवल, 13 करोड़ कैश जब एक इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के निकलेगा। डू यू थिंक एज अ सिटीजन, मैं इसमें ज्योतिष की तरह नहीं पूछ रहा, एज अ सिटीजन हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में करप्शन ही है, या आपको लग रहा है कि ये पार्ट ऑफ जर्नी है और इट्स नॉट अ ह्यूज इशू, डज नॉट अफेक्ट आवर जर्नी टू मच? देखिए भंडारी साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आंसर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब तक हम 0% डिसऑनेस्टी की तरफ नहीं बढ़ेंगे जापान की तरह, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में वो एक रिश्वत चली गई है कहीं ना कहीं, और इस डीएनए से इस रिश्वतखोरी को निकालना पड़ेगा। आजकल सबको पता है कि ट्रैफिक में अगर बचना है तो भाई 500 की पत्ती निकाल दो आप। कहीं विभाग में जाना है, सरकारी विभाग में, तो आप कुछ एक नोट तैयार रखो, काम आपका हो जाएगा। एक लाइसेंस बनाना है तो नहीं बनेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, वरना आपका जो अधिकारी है वो रिजेक्ट कर देगा आपके लाइसेंस को। तो हर क्षेत्र में, हर एक सरकारी विभाग में देखिए, कुछ एक अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से आज भी देश और दुनिया बची हुई है। मैं नहीं कहता कि पूरा सरकारी सिस्टम ही करप्ट है, कुछ एक लोगों की वजह से सिस्टम बचा हुआ है, और ऐसे लोग और भी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। मैंने बड़ा फैसिनेटिंग लॉ पढ़ा, मुझे पता नहीं था, सिंगापुर के अंदर, कि अगर पेड़ से गिरा हुआ आम आप उठा लें तो 3.5 लाख से 5 लाख रुपए का फाइन। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेशनल पार्क का जो आम है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, गिरा भी जमीन पे है, आपका हक नहीं है उठाने का। तो आप अगर छोटी भी 25, 30, 40 जितने रुपए का आम पड़ता होगा वहां पे, अगर आप 25-30 रुपए का भी उठा रहे हैं, या जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में था, मैंने पढ़ा $1000 फाइन फॉर लिटरिंग, $1000। तो मैंने कहा भाई ये कैसे? बोलते नहीं, सेंसिटिव जोन है, $1000 है। मैंने कहा कोई कैमरा नहीं, कोई देख नहीं रहा। बोलते देखेगा कोई नहीं, 1000 बारी फेंकेंगे आप पकड़े नहीं जाएंगे, पर अगर आप एक बारी पकड़े गए तो वो इतना जुर्माना है कि वो 1000 व्यक्ति को याद रहेगा।
सो दैट हाई पनिशमेंट, भारत में प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर 1,00,000 का फाइन कर दें लिटरिंग का, तो वही जो आपने बोला, 1,000 लेके अफसर की ऐश हो जाएगी और कुछ इफेक्टिव स्टेप इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो दीज चैलेंजेस तो आर डेफिनेटली देयर, इस पे देखिए क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हुए। पर प्रशांत, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, सॉरी। तो प्रशांत जी, पर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप भारत की जब बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान का भी डेंजर देख रहे हैं भारत पे, या जो चाइना पे आपने बोला कि वो चाइना का हो रहा है, तो इरिटेंट तो हमारे लिए ज्यादा पाकिस्तान है। व्हाट हैपेंस विद पाकिस्तान सिचुएशन फॉर भारत? भंडारी साहब, यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए ना, अभी वेनेजुएला पर अटैक हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया जाता है, भारत ने कुछ नहीं कहा उस बारे में। और ईरान पे युद्ध हुआ तो ईरान ये कह रहा था कि भारत अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है, कि भाई जब हमारे ऊपर डोकलाम जैसे अटैक होते हैं या हमारे ऊपर जब कारगिल वॉर हुई थी तो आपने कहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो हम क्यों प्रतिक्रिया दें। यूक्रेन कहता है कि भाई आप हमारा समझौता क्यों नहीं करवाते हो, आप रशिया को क्यों नहीं समझाते हो। भारत शांत बैठा हुआ है क्योंकि भारत को पीओके को कैप्चर करना है, इसलिए भारत शांत बैठा है। भारत को कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान से, बल्कि यस, आज पाकिस्तान को भारत से खतरा है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत पूरी तैयारी कर चुका है पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की, और करके रहेगा। 5-6 टुकड़ों में पाकिस्तान बटेगा। चाइना ने पाकिस्तान को तैयार करके रखा हुआ है प्रॉक्सी वॉर के लिए। नहीं कर पाएगा चाइना, क्योंकि चाइना का अभी शिफ्ट होगा ताइवान के लिए, कि ताइवान को कैप्चर किया जाए। तो जैसे ही चाइना ताइवान की तरफ थोड़ा सा ध्यान देगा, यहां से भारत अटैक करके पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करेगा और निस्संदेह करेगा इसके ऊपर कार्रवाई। और कार्रवाई होनी ही है अभी, और योग अभी शुरू भी हो चुके हैं भंडारी साहब। तो पाकिस्तान कोई खतरा नहीं है आज हमारे लिए। हमारे लिए अगर कोई खतरा है आज, तो चाइना खतरा है। पाकिस्तान के साथ थोड़े नहीं हम कोई खतरे की बात करेंगे, वो है ही क्या। पाकिस्तान को तो मात्र 2 से 6 घंटे चाहिए भारतीय आर्मी को कंप्लीट डिसइंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि हमारी भारतीय राजनीति, हमारी भारतीय सरकार बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से चल रही है, कि वो कहते हैं ना, शतरंज के कौन से मोहरे को कब चलाना है। और कई बार जो प्यादे होते हैं आगे खड़े हुए, कई बार वो खड़े ही रहते हैं लेकिन राजा को मार देते हैं, वो मूव भी नहीं करते हैं। तो ऐसी चाल भारत चल रहा है। और जो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाए, भारत को तो अच्छा है, हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए। नहीं, खतरा नहीं है, बट इरिटेंट है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी है टेरर की, उसकी भारत में बहुत असिमेट्रिक कॉस्ट पड़ जाती है, और वो स्ट्रैटेजी उसकी रुकती नहीं है, दबती है, हल्की दबती है। पर जैसे पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका खतरा एक परसिस्टेंट खतरा है टिल, जो ऐसे आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान का एक फाइनल सोल्यूशन भारत नहीं करता। तो वो वाला संकट जो टेरर का है, हमेशा हमारी कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट रहती है कि वो ना हो। क्या आप उसका भी संकट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या आपको लगता है पाकिस्तान ब्रॉडली कंटेन रहेगा? देखिए, पाकिस्तान हरकतें तो करेगा बीच बीच में, छोटी छोटी। अभी देखिए, अभी जैसे पंजाब में 2 छोटे छोटे विस्फोट भी हुए थे। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे पॉलिटिक्स को भी जोड़ना होगा बीच में। पंजाब में अभी तक बहुत लंबे समय से बीजेपी कहीं पे भी अपने पैर नहीं पसार पा रही है। अभी आप देखिए कि जो भी हुआ, आम आदमी पार्टी के 7 मेंबर्स टूट के राज्यसभा के बीजेपी में चले जाते हैं। तो एक मैसेज है इसी में ही कि पंजाब में आगे बीजेपी बड़ी प्लानिंग के साथ बढ़ रही है, सरकार बनाएगी वहां पर। और क्योंकि पंजाब का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और कई ऐसी चीजें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। अमित शाह जी ने बहुत ऐसी कोशिश की कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाए वेस्ट बंगाल में, जो घुसपैठे हैं उनको उठा के अंदर डाला जाए, लेकिन कितना कर पाए आप, क्योंकि आप सेंटर में थे, राज्य में सरकार ऐसी थी जो घुसपैठियों को आने दे रही थी। अब जब डबल इंजन लग गया है दोनों तरफ, तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते थे, और सही तरीके से एग्जीक्यूशन कर भी पाएंगे। तो पंजाब में भी एग्जीक्यूशन तभी होगा प्रॉपर तरीके से, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट तभी किया जाएगा जब पंजाब में भी प्रॉपर तरीके से सरकार बना ली जाए और वहां पे
पावर अपने हाथ में बीजेपी के आ जाए, और जरूरी भी है वो देश के लिए भी। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बंगाल का, क्योंकि अगर बंगाल के अंदर जो लोग समझते नहीं है, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर स्टेट नहीं देती फेंसिंग के लिए लैंड या डिटेंशन सेंटर के लिए लैंड, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में सेंटर की पावर्स उसके अंदर बहुत लिमिटेड है। तभी इनफैक्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो बहुत फटकार मारी थी कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग के लिए जमीन क्यों नहीं दे रहे, एफिडेविट कोर्ट में डाल रहे हैं जो इवेसिव है, क्यों डायरेक्टली बात को एड्रेस नहीं कर रहे कि आप लैंड क्यों नहीं दे रहे, वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स करके नहीं कर रहे थे। अब हुआ है, लेट्स होप व्हेन वी टॉक नेक्स्ट कुछ असर हो गया हो बंगाल के अंदर, सरकार ने एक्शन ले लिया हो। अभी तो शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले ये काम शुरू हो गया है, फेंसिंग वाला। अभी तो न्यूज भी आई है भंडारी साहब अभी कि 2 घुसपैठियों को सीआरपीएफ ने खड़े खड़े ठोक दिया, शूट आउट स्पॉट। और होना चाहिए ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि जब ऐसे होता है तो डर का माहौल होता है। अब जब 2 मारे गए हैं तो 2 लाख भागेंगे भी यहाँ से, और वहां से भी जो आने वाले थे वो सोचेंगे भी कि बॉर्डर के पास आना भी है या नहीं आना है। बहुत जरूरी है ये। डिटरेंट इफेक्ट बहुत जरूरी है। आपने एक मेंशन यूएई का किया, और प्रधानमंत्री अभी यूएई में है। यूएई में एक अच्छी खबर भी आ रही है, 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल वो भारत में रखेंगे एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो इंडिया का आप देखते हैं कि जो पूरा नया ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, यूएई पिछले साल 2 साल से भारत के बहुत करीब आया है। डू यू फील दिस इज नाउ अ परमानेंट चेंज, जहां पे भारत का स्टेक कुछ देशों में एटलीस्ट वेस्ट एशिया में बहुत बढ़ने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू have defense cooperation, energy cooperation, and a much stronger regional cooperation in the next year too with certain countries there? भंडारी साहब, आपने क्वेश्चन में आपने आंसर भी दे दिया है बेसिकली, और यही होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम यूएई और भारत की कुंडलियों का अगर इंटरकनेक्शन देखें, अगर दोनों तरफ मंगल को जोड़ते हैं, उनके नक्षत्रों के वेद को देखते हैं, तो यूएई कहीं ना कहीं एक आधारित था यूएसए के ऊपर कि यूएसए है, बचा लेगा उनको, बचा नहीं पाया फाइनली। और इजराइल ने भी अपने वेपन्स दिए हुए थे, आयरन ड्रोम दिया हुआ था, और सबसे ज्यादा अटैक भी हुए, लेकिन फिर भी यूएई की जो स्टॉक मार्केट है धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। ट्रस्ट खत्म हो गया है लोगों को, प्रॉपर्टी आधे से भी नीचे दाम गिर चुके हैं यूएई के। अब यूएई का भरोसा कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भी खत्म हुआ है, यूएसए के ऊपर तो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, और उन्हें एक ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो उन्हें बचा सके, और भारत से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो एनर्जी का जो कनेक्शन है, जो अभी व्यापार है, वो भारत के साथ बढ़ेगा, एंड भारत से वो डिफेंस में भी सहायता लेंगे, एंड एनर्जी क्षेत्र में भी यूएई के साथ बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होने वाला है। तो यूएई को हम ये नहीं कहेंगे कि हम प्रोटेक्शन देंगे उनको आने वाले टाइम में, लेकिन यूएई खुद अपनी प्रोटेक्शन की तैयारी करेगा, डिफेंस वेपन्स लेगा, भारत सप्लाई करेगा, अपनी वो आर्मी बढ़ाएंगे, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग तरीके से तैयारियां करेंगे। देखिए, वही बात है कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिकल मूव चल दिया है। आपको याद होगा, आपके चैनल में मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि 2026 पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा इकोनॉमिकली, और जॉब्स जाएंगी लोगों की, कीमतें खाद्य पदार्थों की बढ़ेंगी, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी परेशानियां होंगी, और भारत को भी परेशानियां होंगी। लेकिन सबसे कम अगर पूरी दुनिया में परेशान होगा तो वो होगा भारत। परेशानियां आएंगी भारत में भी, लेकिन सबसे कम आएंगी। अब ठीक है, लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। जब भी कुछ नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को तो गालियां दी ही जाती हैं। जितने भी प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं, किसी एक को तो कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन कभी भी ये जो लोग हैं ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। जब कंपैरिजन करेंगे तब उन्हें समझ आएगा कि आज भी कहीं ना कहीं भारत बचा हुआ है। इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं भारत को बचा के रखा हुआ है। जी, आपने इकोनॉमी की बात की, तो मैं भारत की इकोनॉमी पे आना चाहूँगा। आपने शुरू में गोल्ड का भी कहा, बट क्या लगता है अब जब ये ड्यूटी बढ़ाई गई है, गोल्ड का क्या होने जा रहा है, सिल्वर का, शेयर मार्केट का? क्योंकि इन तीनों में बहुत इंडियंस अब इंक्रीजिंगली, गोल्ड में तो शुरू से थे, बट शेयर मार्केट में भी इंक्रीजिंगली इन्वेस्टेड हो चुके हैं ड्यू टू न्यू बैंकिंग, क्या बोलें, पीआर बोलें या बैंकिंग पीछे बढ़ने के। तो आप क्या देखते हैं भारत की इकोनॉमी पे असर इस टर्बुलेंट टाइम का, इस क्योस का?
भंडारी साहब, आपको याद होगा शायद सितंबर 2024 के आसपास की बात है, गोल्ड उस समय 76,000 हो गया था। एमसीएक्स प्राइस नहीं कह रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग जीएसटी। 3% ज्यादा होता है, क्योंकि हम्म, व्यूअर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइस को लेकर। हम्म, तो व्यूअर्स के लिए एमसीएक्स मीन्स 3% कम। एंड गोल्ड का प्राइस जब हम कहें तो मतलब कंप्लीट प्राइस इंक्लूडिंग 3% जीएसटी। तो उस समय सीतारमन जी ने जैसे ही ड्यूटी कम की थी, गोल्ड 78,000 से गिरकर 71,000 आ गया था मॉर्निंग समय में ही। झटका लगा तो लोग डर गए थे कि भाई ये क्या हुआ। और उस समय मैंने इंस्टेंट वीडियो भी दिया था, क्योंकि हम्म, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ मेटल्स के ऊपर और हम्म, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शन है 95% की एक्यूरेसी रही है, एंड कई हम्म, बार मोर देन दैट। तो मैंने उसी समय कहा था कि विद इन 10 to 15 डेज गोल्ड फिर वहीं पहुंच जाएगा 80,000 के आसपास, और मैंने 3,000 बढ़ा के दिया था। और भंडारी हम्म, साहब, वो एग्जैक्टली 11 दिन में 80,000 पहुंच गया था। हम्म, एक तरफ हम्म, गिरा, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि अभी 2-3 हजार और गिरेगा। हम्म, 68,000 गया और 12 दिनों में 80,000 पहुंच गया। हम्म, सिमिलरली अभी ड्यूटी बढ़ाई गई थी, हम्म, गोल्ड अचानक बढ़ा, और हम्म, मैंने अभी कहा भी था कि अभी गोल्ड अचानक गिरेगा एंड उसके बाद 1,80,000 की तरफ बढ़ेगा। अब आप देखते जाइएगा, सब आप ही के सामने होगा। हम्म। गोल्ड बढ़ेगा, और सितंबर तो नहीं, अभी दिवाली जब आएगी अभी 2026 की, तो आप मान के चलिए गोल्ड 1,85,000 90,000 क्रॉस कर चुका होगा। जी, मुझे मेटल इन्वेस्टिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय और भी मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब गोल्ड तो एक बिग है, शुरू से ही है, प्राचीन है, बट हैज़ आवर मार्केट मैच्योर्ड? क्या बाकी जगहों पे भी एक नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है, या वो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर गोल्ड खरीदते हैं पूरी दुनिया में तो भारतीय ही हैं। हुँ, 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 आज भी अगर सब भारतीयों का गोल्ड अगर बाहर निकल जाए हुँ, और अगर उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया जाए, हुँ, तो भंडारी साहब, आज रुपया और डॉलर की बात नहीं करूंगा मैं, आज पौंड और रुपया बराबर हुँ, हो जाएगा। आज डॉलर रुपए से नीचे चला जाएगा, अगर भारतीयों के गोल्ड को डिक्लेयर कर दिया जाए। इतना ज्यादा गोल्ड है भारतीयों के पास हर घर में। नहीं प्रशांत जी, मैं पूछ रहा था, गोल्ड तो वी इन्वेस्ट, मतलब क्या इंडिया एज अ कंट्री हम क्या बोले, एल्यूमिनियम में, ब्रॉन्ज में, क्या उन सब में भी एज अ स्केल हम इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं, या अभी वो सिर्फ इलीट या रिच इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट ही है, या वो नॉर्मल लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या है इंडिया का ट्रेंड इसके अ, ऊपर? नहीं, अभी अगर इंडिया में सिल्वर में लोगों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हम्म, लिए झुकाव हुआ है, और हम्म, क्योंकि ये वर्ष जो है मंगल का है, तो हम्म, कॉपर की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा बटेगा। तो हम्म, मार्च 2027 तक लोग, बल्कि 5 अप्रैल 2027 तक लोगों हम्म, का जो झुकाव है अभी कॉपर की तरफ भी ज्यादा बढ़ेगा। तो कॉपर में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। जी, जी, जी। अब मैं आता हूँ ये मेटल से शेयर मार्केट का, क्योंकि 1 साल हो गया है, शेयर मार्केट वही आस-पास घूम रहा है, इनफैक्ट डिप्ट ही है, इस साल तो ईयर टिल डेट काफ़ी गिरा हुआ है। हाउ डू यू सी, और इस पे लोग कह रहे हैं, एक जो लॉजिकल रीज़न दे रहे हैं कि एआई पे हमने उतना इन्वेस्ट नहीं किया है, कि तो जो फॉरेन है, वो फंड्स इंडिया को उतना सीरियसली नहीं देख रहे, क्योंकि हमारा आर-एन-डी पे, एआई पे नहीं है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले साल में, किस तरफ जा रहा है हमारा शेयर मार्केट? दो कड़ियां जुड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि आपने एआई की भी बात कही है, और दोनों को अलग तरीके से जोड़ता हूं मैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो एक वर्ष नहीं हुआ है भंडारी साहब, 2 वर्ष अभी होने वाले हैं सितंबर 2026 में, क्योंकि हुँ, सितंबर 2024 में 26,400 के आसपास था हमारा निफ्टी। आज टूट हुँ, के नीचे चला गया है। हुँ, तो ये ऐसे ही रहेगा इस वर्ष भी, बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अचानक बीच में रैली आएगी निफ्टी के ऊपर, अराउंड 28,000 के आसपास, हुँ, दिवाली के हुँ, आसपास योग बने हैं कि एक बार अचानक झटका लगेगा ऊपर, एंड उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे आएगा 22-23 हजार। तो ये झटके स्टॉक हुँ, मार्केट में लगते हुए नजर आ रहे हैं। हुँ, रही बात एआई के शेयर्स के ऊपर, जो आज भी लोगों को लगता है कि एआई की जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुँ, किया जाए। हुँ, जैसे पीछे एंथ्रोपिक अपना एक हुँ, नया एक एज ए टूल लॉन्च होता है, तो उसके बाद हुँ, जितने भी बाकी एआई की कंपनी से धड़ाम से उनके डबल सर्किट तक लग गए थे, लोअर सर्किट, एंड इस कंपनी के शेयर्स बहुत ऊपर चले गए थे।
एआई के शेयर्स अचानक गिरेंगे अराउंड 1 से 1.5 माह के बाद, सडन फॉल होगा और अभी धीरे धीरे होना शुरू होगा और ये चलेगा, अभी 7-8 माह तक चलेगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा। अभी एआई 2027 के बाद ही फिर से पकड़ में आएगा, लेकिन अभी शेयर्स गिरेंगे एआई की कंपनीज के। जी, जी। और जो लास्ट चीज़ जहाँ पे हम सारे भारतीय इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट, उसके अंदर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। वो एक गिरावट की खबर आती है, सुनने भी आता है। अब रियल एस्टेट कैसा देख रहे हैं भारत में आने वाले साल में? रियल एस्टेट भंडारी साहब गिरेगा अभी। अभी मान ओके। के चलिए 1 वर्ष ऐसा है कि रियल एस्टेट में कीमतें नीचे जाएंगी। हुँ, जो बिल्डर्स प्रॉपर्टीज बना रहे हैं हुँ, उनके लिए प्रॉपर्टीज को बेचना मुश्किल हो जाएगा। हुँ, नई स्कीम्स लेके आएंगे, नए प्रलोभन दिए जाएंगे, नए तरीके निकाले जाएंगे, नई ईएमआई स्कीम्स बनाई जाएंगी। तो मार्केट अभी गिरती हुई नजर आ रही है, ऑलमोस्ट गिर भी चुकी है। और ये हुँ, रियल एस्टेट के गिरने के योग बने थे 6 जुलाई 2026। उस समय मंगल चले गए थे कन्या राशि के आसपास। हुँ, तो उस समय मुझे याद है मैंने वीडियो दिया था कि 6 जुलाई 2026 के बाद रियल एस्टेट गिरेगा और उसके बाद एग्जैक्टली धीरे धीरे गिरना भी शुरू हुआ था। और तब मैंने कहा भी था कि यूएई में धड़ाम से मार्केट गिरेगी रियल एस्टेट की। हुँ। लेकिन कई लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां यूएई में बेच ली थी सितंबर 2026 में भी। तो आज कई अच्छे सारे अच्छे से। धन्यवाद भी मुझे मिलते हैं कई लोगों को कि उनको फायदा हुआ। जी, जी। अंतिम पार्ट में मैं हेल्थ पे आना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि हमने दो देखा किस तरह एकदम से कोविड आ गया था वर्ल्ड में। अब कह रहे हैं हंटा वायरस आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कोविड वापस आ गया है, नए-नए स्ट्रेन्स आ गए हैं। क्या जो ये हंटा वायरस शुरू हुआ या कोविड का रीअकरेंस कई जगहों पे, डू यू सी मेजर हेल्थ चैलेंजेस आल्सो फॉर द वर्ल्ड और फॉर भारत इन 26-27? जी हाँ, बिल्कुल। भंडारी साहब, मुझे याद है मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी पहले कि जब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस मार्च 2026 में जब मीन राशि में मैक्सिमम हुँ, प्लैनेट इकट्ठे हो चुके होंगे। हुँ, मानदी गुलिक भी एक शैडो प्लैनेट्स होते हैं, उपग्रह वगैरह, हुँ, जब ये कनेक्ट हुँ, करेंगे तब समुद्र के थ्रू कोई बीमारी आएगी। तो देखिए जो भी हंता वायरस आया, ये हुँ, कैसे भी मान लीजिए, चाहे चूहों से आया, कुछ भी आया, लेकिन आया तो समुद्र के थ्रू ही, किसी शिप के अंदर ही निकल कर आया। यही हुँ, तो बहाना मिला कि शिप में कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके थे एंड वहीं हुँ, से फिर फैलता चला गया। हुँ, इंटरकनेक्शन तो देखा गया है, तो शिप ही देखा जा रहा है। हुँ, तो ये हुँ। फैलेगा, भारत में भी आएगा, रुकेगा नहीं। ये बात अलग है कि इसका साथ-साथ में कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया जाएगा, लेकिन परेशानियाँ बढ़ेंगी। वायरस तो फैलेगा ही। जी, जी। और अंत में आप अगर जनता को या जो सुन रहे हैं सारे दर्शकों को, क्या बोलेंगे? क्या 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो ध्यान में रख के आगे बढ़िए क्योंकि अवेयरनेस, वार्निंग बहुत कुछ संकटों से आपको बचा लेती है? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि गोल्ड कम खरीदिए, डीज़ल, हुँ, पेट्रोल की खपत कम कीजिए, तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ बढ़ना चाहती है और हमें गवर्नमेंट को सहयोग करना भी चाहिए। एंड हमें पैनिक भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, लोग हुँ, पैनिक हो रहे हैं, रुपए के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा है कि हुँ, हम भारत में इन्वेस्ट क्यों करें, हम विदेशों में क्यों ना कर लें। हुँ, तो मैं ये कहूँगा कि व्यूअर्स के लिए, हमारे भारतीयों के लिए स्पेशली, कि मत कीजिए ऐसा। बल्कि जो भारतीय हैं, हुँ, विदेशों में भी हैं एंड जिनके भारत में अकाउंट हैं, हुँ, एनआरआई भी हैं, मैं उन्हें ये भी कहूँगा कि अगर करना चाहें तो विदेशों से पैसा उठाकर भारत में लगा दीजिए। हुँ, आज नहीं, 2 वर्ष के बाद देखिएगा, हुँ, जो बेनिफिट आपको भारत में मिलेंगे, वो विदेशों में नहीं मिलेंगे। भारत एक ऐसी जगह बनेगी जो सबसे ट्रस्टेड प्लेस होगा कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसा रखा जाए, तो वो भारत ही ऐसी जगह होगी। हुँ, जैसे यूएई के ऊपर लोगों को भरोसा था कि भई वहाँ प्रॉपर्टी ले लो, वहाँ पर हुँ, पैसा रख दो, आज ट्रस्ट हुँ, खत्म हो चुका है यूएई के ऊपर। तो हुँ। भारत एक ट्रस्टेड प्लेस देखा जाएगा आने वाले समय में। जी, थैंक यू प्रशांत जी, आपने समय निकाला और इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स वॉर, इकोनॉमी, हेल्थ, मेटल्स सबको आपने कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भंडारी साहब एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।